नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए करिए मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स हैं कि मैं लंबे अपडेट्स दूँ या लंबी वीडियोस बनाऊँ या 4-5 पार्ट्स में वीडियोस को ख़त्म कर दूँ। आप सभी श्रोतागण की मुश्किल को मैं समझ पा रहा हूँ, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी भी तकलीफ़ को थोड़ा समझ रहे होंगे। दोस्तों, मैं एक जॉब करने वाला बंदा हूँ। समय के अभाव के कारण मैं छोटे वीडियोज़ ही बना पाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, मैं जॉब करता हूँ, तो ये मेरा फुल फ्लैज वर्क नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको पूरा टाइम नहीं दे सकता। और इसी वजह से जब मुझे समय मिलता है, मैं छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आप कारण समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 3। इसके बाकी की 2 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं खाली कारतूस नॉवल का पार्ट 3। लेकिन तुम क्या समझते हो कि गोपीनाथ अपनी बीवी से बंधा रह जाएगा? नहीं रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। 6 महीने में तलाक ना हो जाए तो कहना। अच्छा, हाँ, 1 नंबर का हरामी है ये गोपी का बच्चा। 6 महीने से ज़्यादा रोमांस नहीं चलता इसका किसी के साथ। 6 महीने हुए नहीं कि गोपी के नाथ ने नई लड़की तलाश करनी शुरू की नहीं। बाप और बेटा दोनों ही 1 नंबर के हरामजादे हैं, सिर्फ उनकी हरामजादियों की किस्म में फ़र्क है। सुनील हंसा। सुनो, एकाएक वो बोली, तुम्हारे पास गाड़ी है? क्यों, मुझे कहीं तकलीफ दे सकते हो? गाड़ी तो नहीं है मेरे पास। ओह, तुम्हें जाना कहाँ है? नटराज स्टूडियो, वहाँ आज मेरा स्क्रीन टेस्ट होना है। चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा दूँगा। कैसे? नीचे एक टैक्सी खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं तुम्हें उस पर नटराज स्टूडियो पहुँचा दूँगा। थैंक यू, वो हर्षित स्वर में बोली। दोनों टैक्सी में आ सवार हुए। टैक्सी फिर सड़क पर दौड़ने लगी। सुनील ने टैक्सी ब्लास्ट के ऑफिस के सामने रुकवाई। तब तक मीटर में 32 रुपये बन चुके थे। सुनील ने ड्राइवर को 40 रुपये दिए और कहा, मैडम को नटराज स्टूडियो छोड़कर जाना है। ड्राइवर ने सहमति में सिर हिला दिया। सुनील टैक्सी से उतर गया। थैंक यू, मंगला बोली। नेवर माइंड, सुनील बोला। टैक्सी आगे बढ़ गई। सुनील ब्लास्ट के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा, तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। सुनील ठिठका, घूमा। पीछे इंस्पेक्टर प्रभुदयाल खड़ा था। हेलो, प्रभुदयाल बोला। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, सुनील बोला। आज सुबह सुबह इधर कैसे आना हो गया? आप ही के दर्शनों के लिए आए हैं जनाब, प्रभुदयाल सहज भाव से बोला। मेरे? जी हाँ। सुबह सवेरे? जी हाँ, हम आपके घर भी गए थे, लेकिन आप वहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके थे। मुझे मालूम होता कि आप आने वाले हैं तो मैं रुक जाता। कोई बात नहीं, सेवा बताइए। एक केस के सिलसिले में आपसे चंद सवालात पूछने हैं। ज़रूर, तशरीफ़ लाइए। सुनील उसे अपने केबिन में ले गया। आमतौर पर तो तुम थानेदार को भेजकर मुझे पकड़ मंगवाया करते हो प्रभु, सुनील बदले स्वर में बोला। आज खुद कैसे आ गए? आज मुझसे सब्र नहीं हुआ, प्रभुदयाल बोला। सोचा मैं ही चलूँ, जल्दी मुलाकात हो जाएगी। बड़ी कृपा की। सिगरेट? प्रभुदयाल ने इंकार में सिर हिला दिया। कभी कभी तो पी लेते हो? महीने में 1 बार। इत्तेफाक से इस महीने का सिगरेट पहले ही पी चुका हूँ। चाय चलेगी? सुनील ने चाय मंगवाई। क्या किस्सा है? सुनील ने पूछा। सेसिल होटल में मनोहर लाल नाम के एक आदमी का कत्ल हो गया है। किसी ने 38 कैलिबर की रिवॉल्वर की एक गोली से उसे शूट कर दिया है। कब? कल रात किसी वक्त। मेरा उसके कत्ल से क्या वास्ता? शायद हो। नहीं है। तुम उस आदमी को जानते हो? नहीं। तुम उसे जानते हो? प्रभुदयाल जोर देकर बोला। मैं नहीं जानता। कल रात 8 बजे उसके होटल के रूम में तुम मुझसे मिलने गए थे। सुनील सक पकाया। मैं गलत कह रहा हूँ? प्रभुदयाल बोला। तुम्हें कैसे मालूम? है मालूम। ऐसी बातें मालूम करने के हमारे पास अपने तरीके होते हैं, जिन्हें हम किसी पर जाहिर करना पसंद नहीं करते। आई सी, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सुनील ने बड़े गंभीर भाव से सिगरेट का कश लगाया। जो सवाल मैं तुम्हें इतनी सराफत से यहाँ आकर पूछ रहा हूँ, वो मैं तुम्हें पुलिस हेडक्वार्टर तलब करके एक ऐसे तरीके से पूछ सकता हूँ जो तुम्हें बहुत नागवार गुजरेगा। मैं कल मनोहर लाल से मिला था। सुनील को स्वीकार करना पड़ा। किस सिलसिले में? मैं अपने दोस्त के प्रतिनिधि के रूप में उससे कुछ व्यापारिक वार्तालाप करने गया था।
कौन दोस्त? सजनानी? कन्हैयालाल सजनानी, मुगलबाग वाला? हाँ। वो खुद क्यों नहीं जा सकता था? क्योंकि वो राजनगर में नहीं था। कहाँ था वो? विशालगढ़ में। लेकिन वो तो कल राजनगर में था और वो भी मनोहर लाल से मिलने गया था। सुनील ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। प्रभुदयाल ने उसकी हैरानी की परवाह नहीं की। वो बोला, टैक्सी में तुम्हारे साथ जो लड़की थी वो कौन थी? मेरी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड होने के अलावा और क्या है वो? सुनील ने असहाय भाव से प्रभुदयाल की तरफ देखा और बोला, उसका नाम मंगला है। वो कमर्शियल स्ट्रीट की 14 नंबर इमारत के एक फ्लैट में रहती है। पहले वो सजनानी की सेक्रेटरी थी, लेकिन हाल ही में उसने नौकरी छोड़ दी है। जाहिर है कि इस जानकारी का कत्ल से कोई रिश्ता नहीं। कैसे जाहिर है? क्योंकि अगर कोई रिश्ता होता तो तुम मुझे इतनी आसानी से सब कुछ ना बता देते। तुम पहले 1000 तरह की टाल मटोल करते, फिर मजबूरन कुछ कह कर देते। मैं एक नेक शहरी होने के नाते पुलिस को अपना पूरा सहयोग दे रहा हूँ। शुक्रिया, प्रभुदयाल स्वस्थ स्वर में बोला। अब लगे हाथ तो ये भी बता दो कि आज सुबह अपने फ्लैट से निकलने और अभी अभी यहाँ पहुँचने के बीच तुम कहाँ गए थे? मैं कहीं भी नहीं गया था। कहीं तो तुम ज़रूर गए थे, क्योंकि सीधे तो तुम यहाँ आए नहीं थे। सीधे आए होते तो अब से बहुत पहले तुम यहाँ पहुँच चुके होते। मैं कहाँ कहाँ गया था ये मैं पुलिस को बताना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन पुलिस के लिए ये जान लेना मामूली काम है। अच्छा, कौन सा मंत्र फेरोगे? मंत्र फेरने की ज़रूरत नहीं। इत्तेफाक से तुम्हारी टैक्सी के मीटर पर मेरी निगाह पड़ी थी। उस वक्त मीटर 32 रुपये दिखा रहा था। इसका मतलब है कि उसी टैक्सी पर तुम काफ़ी जगह गए थे। इसका आगे मतलब है कि अपने फ्लैट से निकलते ही तुम उस टैक्सी पर सवार हो गए थे। मैंने उस टैक्सी का नंबर नोट कर लिया है। मैं उसके ड्राइवर को पुलिस हेडक्वार्टर में तलब करके उससे बड़ी सहूलियत से ये मालूम कर सकता हूँ कि वो तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर गया था। मान गए गुरु, सुनील प्रशंसात्मक स्वर में बोला। प्रभुदयाल के चेहरे के गंभीर भावों में कोई परिवर्तन नहीं आया। अपने घर से सजनानी की तलाश में निकला था, सुनील ने बताया, और उसी की तलाश के सिलसिले में 3-4 जगह गया था। वो मिला? नहीं। तुम उसे क्यों तलाश कर रहे थे? मैं उसे बताना चाहता था कि मनोहर लाल का कत्ल हो गया था। खुद तुम्हें कत्ल की खबर कैसे लगी थी? मुझे अर्जुन ने घटनास्थल से फ़ोन किया था। अर्जुन का फ़ोन आते ही तुम मनोहर लाल के कत्ल की खबर सजनानी को देने दौड़ पड़े? हाँ। क्यों? क्योंकि जो व्यावसायिक वार्तालाप मैं सजनानी की तरफ से मनोहर लाल से करने गया था, मनोहर लाल की मौत से उस पर बहुत असर पड़ सकता था। तुम्हें उम्मीद है कि सजनानी तुमसे संपर्क स्थापित करेगा? हाँ। अगर ऐसा हो तो उसे ये कहना ना भूलना कि पुलिस भी उससे बात करना चाहती है। नहीं भूलूंगा। तुम्हारी जानकारी में सजनानी के पास कोई रिवॉल्वर है? मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। ओके, मैं तुमसे वो बात पूछता हूँ जिस बारे में तुम्हें कुछ मालूम है, या यूँ कहो कि जिस बारे में सिर्फ तुम्हें ही कुछ मालूम है। पूछो। कल रात तुम होटल सैसिल गए थे? हाँ, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मनोहर लाल से मिलने में वहाँ गया था, लेकिन उससे मिल चुकने के बाद भी तुम फौरन वहाँ से रवाना नहीं हुए थे। तुम होटल के पिछवाड़े में गए थे। वहाँ पिछवाड़े की लोहे की सीढ़ियों से एक युवती नीचे उतरी थी, और हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे पास इस सारे प्रसंग की चश्मदीद गवाही है। अच्छा? हाँ, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा हुआ हो सकता है कि फिर किसी डैमसेल इन डिस्ट्रेस की फरियाद सुनकर तुम अपना कोई टिपिकली सुनीलियन करतब दिखाने वहाँ पहुँच गए हो? क्या मतलब? शायद तुम्हारी किसी परिचित युवती ने होटल में मनोहर लाल का कत्ल कर दिया हो और फिर तुम्हें फ़ोन करके कहा हो, सुनील भगवान के लिए जल्दी आओ, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। तुमने पूछा हो कि कैसी मुसीबत, तो उसने बताया हो कि वो मनोहर लाल से मिलने वहाँ गई थी, लेकिन मनोहर लाल उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था। उसने मनोहर लाल को डराने के लिए उसकी ओर रिवॉल्वर तान दी थी। फिर मनोहर लाल उस पर झपट पड़ा था और दोनों में छीना झपटी होने लगी थी। उसी छीना झपटी के दौरान एक ज़ोर के धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और अगले ही क्षण वो ये देखकर हैरान हो गई कि मनोहर लाल तो फर्श पर गिरा पड़ा था और उसकी छाती से खून बह रहा था। फिर शायद तुम्ही ने उसे ये राय दी हो कि वो होटल के सामने वाले दरवाजे से वहाँ से कूच करने के स्थान पर पिछवाड़े वाले रास्ते से बाहर निकल जाए। तब उसे वहाँ से निकालने के लिए तुम भी कार लेकर पिछवाड़े में पहुँच जाओगे। नॉनसेंस। नॉनसेंस ही सही, लेकिन ऐसी नॉनसेंस की मुझे तुमसे हमेशा उम्मीद रहती है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। पक्की बात? हाँ। मनोहर लाल के कत्ल से संबंधित कोई और बात जो तुम मुझे बताना चाहते हो? नहीं। प्रभुदयाल ने गहरी सांस ली, फिर उठ खड़ा हुआ। ओके, वो बोला, मैं तुमसे फिर मिलूंगा। ज़रूर। सजनानी को ये बताना मत भूलना कि उसे पुलिस से संपर्क स्थापित करना है। नहीं भूलूंगा।
जिस लड़की को तुमने होटल के पिछवाड़े से लिफ्ट दी थी उसके बारे में तुमने कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। मैं किसी लड़की को नहीं जानता। फिलहाल तुम्हारा ये जवाब मुझे कबूल है। इसलिए कबूल है क्योंकि अभी मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि जिस आदमी ने होटल के पिछवाड़े में लड़की को लिफ्ट दी थी वो तुम थे। यानी कि तुम्हारा वो कथित चश्मदीद गवाह उस आदमी को पहचान नहीं पाया। हाँ, वो आदमी कार के भीतर था इसलिए, लेकिन लड़की को उसने साफ पहचाना था। कौन थी वो लड़की अभी हमें नहीं मालूम हो सका, लेकिन तलाश जारी है। सुनील खामोश हो गया। प्रभुदयाल ने सुनील से हाथ मिलाया और वहाँ से विदा हो गया। उसके थोड़ी देर बाद सुनील भी अपने केबिन से बाहर निकला। बच गए, रेणु बोली। क्या मतलब? सुनील हैरानी से बोला। पकड़कर जो नहीं ले गया तुम्हें वो थानेदार। मुझे काहे को पकड़ता वो? कुछ तो किया ही होगा तुमने, वरना वो क्यों आता यहाँ? रेणु की बच्ची, वो मेरे साथ आया था। फिर क्या हुआ? शायद उसने तुम्हें सड़क पर पकड़ा हो और तुमने रोकर गिड़गिड़ाकर उससे दरख्वास्त की हो कि हुजूर माई बाप, मेरे दफ्तर की मेज़ के दराज में मेरी बीड़ी का बंडल रह गया था, मुझे वो ले आने दो। थानेदार बेचारा पिघल गया होगा। फिर वो मुझे छोड़ क्यों गया? वो ज़्यादा पिघल गया होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब ये तो बता दो तुमने किया क्या था? मैं जिस लड़की को भगा कर ले जाने वाला था उसके बाप ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। मुझे भगा कर ले जाने की सोचते तो ऐसा खतरा तो ना होता। क्यों, तुम्हारा बाप रिपोर्ट नहीं करता? मेरा बाप है ही नहीं। यानी कि यतीम हो? हाँ, माँ है। अगर मैं तुम्हें भगा कर ले गया तो तुम्हारी इकलौती माँ का क्या होगा? भगाकर ज़्यादा दूर मत ले जाना। ओके, मैं सोचूंगा। तो मैं अपना सूटकेस तैयार रखूं? हाँ। सुनील इमारत से बाहर निकला। नीचे उसे स्कूटर खड़ा करता अर्जुन मिल गया। कत्ल की क्या खबर है? उसने पूछा। अभी तो कोई खबर नहीं गुरुजी, अर्जुन बोला। ये मालूम हुआ कि कत्ल किस वक्त हुआ था? सही वक्त तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। वैसे लाश की हालत ये बता रही थी कि कत्ल पिछली रात को किसी वक्त हुआ था। ओह, अब तुम क्या कर रहे हो? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जा रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्कूटर चाहिए। ज़रूर। अर्जुन ने चाबी उसे थमा दी। सुनील ने स्कूटर को चालू किया, फिर उस पर सवार होकर वहाँ से रवाना होने ही वाला था कि अर्जुन बोला, गुरुजी। हाँ, 2 लीटर पेट्रोल डलवा देना। क्यों, पेट्रोल नहीं है इसमें? पेट्रोल तो है, लेकिन क्या? चंदा। अच्छी बात है। सुनील विक्रमपुरे पहुंचा। मनोरमा घर पर मौजूद थी। मैं तुम्हें एक निहायत ज़रूरी बात कहने आया हूँ, सुनील वहाँ पहुँचते ही बोला। क्या? वो सक पकाकर बोली। सजनानी का कहीं पता नहीं लग रहा। हो सकता है वो तुमसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे। अगर ऐसा हो तो उसे सावधान कर देना कि पुलिस उसे तलाश कर रही है। पुलिस? हाँ, लेकिन उससे कहना कि वो पहले मुझसे संपर्क स्थापित करे। लेकिन सजनानी साहब भला मुझसे संपर्क स्थापित क्यों करेंगे? क्योंकि वो तुमसे शर्मिंदा है, मंगला की वजह से शर्मिंदा है। मैंने उसे बताया था कि तुम 2 बार उससे मिलने आई थी, लेकिन मंगला ने जानबूझकर तुम्हें उससे मिलने नहीं दिया था। ओह, और तुम्हारी जानकारी के लिए सजनानी ने मंगला को नौकरी से निकाल दिया है। तो अब दफ्तर कौन देख रहा है? कोई भी नहीं, दफ्तर का ताला लगा हुआ है। लेकिन सजनानी साहब का काम तो प्राइवेट सेक्रेटरी के बिना चलने वाला नहीं। फिलहाल उसने कोई नई सेक्रेटरी नहीं रखी है, वो खुद गायब है। दफ्तर आएगा तो कोई इंतज़ाम करेगा ना। लेकिन उनके काम का तो बहुत हर्जा हो रहा होगा। मजबूरी है। सुनील वो निर्णयात्मक स्वर में बोली। मैं वहाँ जा रही हूँ। कहाँ? सजनानी साहब के ऑफिस में। जब तक वे कोई नया इंतज़ाम नहीं कर लेते उनका दफ्तर मैं देखूंगी। लेकिन तुम? सुनील उसके फूले पेट पर एक गुप्त निगाह डालता हुआ बोला। तुम जा सकोगी? अभी बेबी के आने में 3 महीने हैं। वो उसकी निगाह का मतलब समझकर संकोचपूर्ण स्वर में बोली। मैं कुछ दिन जा सकती हूँ, तब तक सजनानी साहब कोई और इंतज़ाम कर लेंगे। जैसा तुम मुनासिब समझो। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ा हूँ। नहीं, मैं चली जाऊँगी। अभी मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लगेगा। मैं टैक्सी बुला लूँगी। ओके, मैं चलता हूँ। सुनील वहाँ से विदा हो गया। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर उसने स्कूटर रोका। उसने स्कूटर का ढक्कन खोला। टंकी पेट्रोल से लगभग भरी हुई थी। इसमें 2 लीटर पेट्रोल आ जाएगा? सुनील ने पंप के कर्मचारी से पूछा। कर्मचारी ने टंकी में झांका और फिर इंकार में सिर हिला दिया। जितना आता है डालो, इसे ऊपर तक भर दो। 1.5 लीटर में टंकी इतनी भर गई कि ढक्कन लगाते समय पेट्रोल बाहर लीक कर रहा था। वो वापस ब्लास्ट के दफ्तर में पहुंचा। उसने चपरासी के हाथ स्कूटर की चाबी अर्जुन को भिजवा दी और अपने केबिन में आ बैठा। तुरंत फ़ोन की घंटी बज उठी। सुनील, दूसरी ओर से किसी ने सावधानी से पूछा। हाँ, सुनील बोला।
कौन? मैं सजनानी बोल रहा हूँ। सजनानी? सुनील उत्तेजित स्वर में बोला। तुम कहाँ हो? नेवर माइंड दैट, वो दबे हुए लेकिन तीखे स्वर में बोला। जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो साईं। सुनाओ। हो सकता है कि मनोहर लाल की जान लेने वाली गोली शीला ने चलाई हो। शायद आत्मरक्षा के लिए मजबूर होकर उसे गोली चलानी पड़ी हो। मैं उस लड़की को किसी बखेड़े में फंसने से बचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं गायब हूँ और मैं चाहता हूँ कि पुलिस कत्ल का शक मुझ पर करे ताकि उसकी तरफ से पुलिस का ध्यान बटा रहे। लेकिन ऐसी उस्तादी दिखाने के चक्कर में अगर तुम फंस गए तो? मुझे कुछ नहीं होगा साईं, तुम मेरी चिंता छोड़ो। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो शीला के लिए करो। शीला पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मुझे उस पुतड़ी से बहुत हमदर्दी है साईं। मेरा पुतड़ा उससे शादी ना करके पहले ही उस पर बहुत जुल्म कर चुका है। मैं नहीं चाहता कि उस पर और मुसीबतें टूटे। बस यही वजह है साईं। फिर वो अपनी ज़ात बिरादरी की है, कोई और वजह तो नहीं? और कौन सी वजह? शायद तुम पर इसका भूत सवार हो रहा हो। क्या मतलब? तुम्हारी उससे आशनाई तो नहीं? क्या बक रहे हो साईं? वो मेरी बेटी के समान है। मेरे सुनने में आया है कि बेटे से मायूस होकर शीला बाप को अपने पर आशिक करवाने की कोशिश कर रही थी। वड़ी, ऐसा किसने कहा? नहीं, मैं उसकी ज़ुबान खींच लूँगा। ज़ुबान मत खींचो, सच सच बताओ, ऐसी कोई बात तो नहीं? नहीं, कसम झूलेलाल की। जानकर खुशी हुई। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ। सुनो सुनो, बोलो। तुम शीला को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हो? हाँ, चाहे इस चक्कर में तुम्हारा अपना पुलंदा बन जाए। हाँ, या तुम्हारे लड़के का या उसकी नई बीवी का? हाँ हाँ, ओके। और सुनो। वड़ी, बोलो नहीं। आज सुबह मैं तुम्हारे दफ्तर में गया था। तुम्हारे प्राइवेट ऑफिस को तो ताला लगा हुआ था। वो तो लगना ही था। मेरा प्राइवेट ऑफिस तो मेरी सेक्रेटरी खोलती थी और मंगला को तो कल रात मैंने नौकरी से निकाल दिया था। साईं, वहाँ ताला लगा रहने से तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हारी पुरानी सेक्रेटरी मनोरमा तुम्हारा दफ्तर संभालने के लिए वहाँ पहुँच गई है। वो तुम्हारे काम की अहमियत को समझती है, इसलिए उसने खुद ऑफर किया था कि जब तक तुम कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते तुम्हारा दफ्तर वो संभालेगी। ऐसा? हाँ, भगवान उसका भला करे। नहीं साईं, उस पुतड़ी ने तो मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। वो तो हुआ, लेकिन शीला? तभी संबंध विच्छेद हो गया। चैप्टर 2। सुनील नेताजी सुभाष मार्ग पर गोपीनाथ की एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ऑफिस में पहुंचा। गोपीनाथ वहां मौजूद था। प्रत्यक्ष गोपीनाथ उसे इतनी जल्दी दोबारा आया देखकर हैरान हो गया। गोपी, सुनील वहां पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के बोला, मैं तुमसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछने आया हूँ। क्या? तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक रिवॉल्वर दी हुई है, 38 कैलिबर की, हाथी दांत की मूठ वाली? हाँ, गोपीनाथ तनिक सकपकाए स्वर में बोला। वो रिवॉल्वर कहाँ है? मेरे पास। दिखाओ। गोपीनाथ ने अपनी मेज़ की एक दराज खोलकर उसमें से रिवॉल्वर निकाली और उसे सुनील के सामने रख दिया। सुनील ने देखा, वो हूबहू वैसी ही रिवॉल्वर थी जैसी वो सजनानी के पास देख चुका था। ये रिवॉल्वर तुम आमतौर पर यहाँ रखते हो, मेज़ की दराज में? हाँ, दरअसल आमतौर पर कैश यहीं होता है, लेकिन जब मेरी जेब में ज़्यादा कैश होता है तो रिवॉल्वर अपने साथ भी रख लेता हूँ। सुनील ने रिवॉल्वर उठा ली और उसे उलटता पलटता हुआ बोला, बड़ी खूबसूरत रिवॉल्वर है ये। हाँ, ऐसी एक रिवॉल्वर मैंने सजनानी के पास भी देखी थी। सुनील रिवॉल्वर को अपनी हाथ में तोलता हुआ बोला, पापा ने ऐसी 3 रिवॉल्वर एक साथ खरीदी थी, उनमें से 2। सुनील ने रिवॉल्वर का घोड़ा खींचा। गोली चलने की आवाज़ से सारा कमरा गूंज गया। गोली सनसनाती हुई गोपीनाथ के समीप से गुजरी और उसके पीछे मौजूद खिड़की की चौखट में जा धंसी। गोपीनाथ के छक्के छूट गए। वो भयभीत भाव से गला फाड़कर चिल्लाया। भड़ाक से उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला और बाहर बैठे 3-4 कर्मचारी एक साथ भीतर घुस आए। सुनील ने हड़बड़ाकर रिवॉल्वर मेज़ पर फेंक दी। हे भगवान, वो आतंकित स्वर में बोला, मुझे क्या मालूम था कि रिवॉल्वर भरी हुई थी। क्या हुआ साहब? कई लोग एक साथ बोले। क्या हुआ? कुछ नहीं, गोपीनाथ माथे का पसीना पोंछता हुआ बोला, आप लोग जाकर अपना काम कीजिए। वे लोग चेहरे पर हैरानी और अनिश्चय के भाव लिए वहाँ से बाहर निकल गए। हद कर दी आपने तो भाई साहब, गोपीनाथ बोला, अभी मेरा काम हो गया होता। अब मुझे क्या पता था कि वो भरी हुई थी? आपको पता होना चाहिए था। ये रिवॉल्वर यहाँ कैश की हिफाजत के लिए रखी जाती है। खाली रिवॉल्वर रखने से कोई मतलब हल होता है? सॉरी, सुनील बोला। उसने रिवॉल्वर को वापस गोपीनाथ के सामने सरका दिया। अभी बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको घोड़ा नहीं दबाना चाहिए था। अगर मुझे मालूम होता कि रिवॉल्वर भरी हुई थी तो ना दबाता। मैंने तो बेध्यानी में ही घोड़ा खींच दिया था। गोली चली देखकर तो खुद मेरे छक्के छूट गए थे। गोपीनाथ चुप रहा।
उसके चेहरे पर असंतोष के भाव स्पष्ट रूप से अंकित थे। गोपी, सुनील गंभीर स्वर में बोला, अब एक काम करो। क्या? गोपी ने पूछा। रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखो और मेरे साथ चलो। कहाँ? जहाँ मैं ले चलूँ। लेकिन कहाँ? यहाँ से तो चलो, मालूम हो जाएगा। सुनील साहब, आई एम ए बिजी मैन, सो एम आई। लेकिन अपने पापा की खातिर जो मैं कहता हूँ वो करो। अच्छी बात है। उसने रिवॉल्वर उठा ली। मैं इसमें से अभी अभी चली गोली का खाली कारतूस निकाल कर उसकी जगह नई गोली भर दूँ? नहीं, इसे ऐसे ही अपनी जेब में रखो। ओके। गोपीनाथ ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली और उठ खड़ा हुआ। दोनों बाहर निकले। बाहर पार्किंग में गोपीनाथ की मर्सिडीज कार खड़ी थी। गोपीनाथ ने कार का दरवाज़ा खोला। मैंने कभी मर्सिडीज नहीं चलाई, सुनील बोला। गाड़ी मुझे चलाने दो। गोपीनाथ ने विचित्र भाव से सुनील की तरफ देखा और फिर चुपचाप चाबियां उसके हाथ में रख दी। सुनील ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने इग्निशन में चाबी लगाई। गोपीनाथ भी दूसरी ओर का दरवाज़ा खोलकर कार में सवार हो गया। सुनील ने कार सड़क पर दौड़ा दी। हम कहाँ जा रहे हैं? गोपीनाथ ने फिर पूछा। सैर करने, सुनील बोला। गोपीनाथ खामोश हो गया। वो भुकुटी ताने खिड़की से बाहर देखने लगा। सुनील चुपचाप कार दौड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद कार ने मोड़ काटा और हरनबी रोड पर दाखिल हुई। सुनील ने कार को 5 नंबर इमारत के सामने ले जाकर खड़ा किया। ये कहाँ आ गए आप? गोपीनाथ हड़बड़ाकर बोला। सुनील ने इग्निशन बंद किया और बोला, आओ। आप कहीं मुझे शीला के फ्लैट पर तो नहीं ले जा रहे? क्यों, डरते हो वहाँ जाने से? सवाल डरने का नहीं है सुनील साहब, मेरी ताजी ताजी शादी हुई है। मैं नहीं चाहता कि। क्या नहीं चाहते तुम? क्या वहाँ जाना ज़रूरी है? हाँ ठीक है, चलिए। दोनों कार से बाहर निकले। सुनील ने कार को ताला लगाकर चाबियां वापस गोपीनाथ को सौंप दी। तुमने बताया नहीं तुम क्या चाहते हो? छोड़िए। दोनों इमारत में दाखिल हुए। सुनील ने फ्लैट नंबर 11 की घंटी बजाई। गोपीनाथ झिझका सा सुनील की ओट में खड़ा रहा। दरवाज़ा खुला। चौखट पर शीला प्रकट हुई। उसने सुनील को देखा। हेलो सुनील, वो बोली। फिर उसकी निगाह गोपीनाथ पर पड़ी और वो सक पकाकर चुप हो गई। गोपीनाथ ने बेचैनी से पहलू बदला। शीला ने अपने आप को संभाला और बोला, हेलो गोपी। हेलो देयर, गोपीनाथ कठिन स्वर में बोला। आओ। वे दोनों भीतर दाखिल हुए। शीला ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया और उनके सामने जा बैठी। शादी की बधाई हो गोपी, शीला बोली। थैंक यू, गोपीनाथ खोखले स्वर में बोला। आप दोनों चुप करो और गौर से मेरी बात सुनो, सुनील बोला। शीला, सजनानी तुम्हारी हिफाजत के बारे में बहुत चिंतित है, इसलिए यह महसूस कर रहा है कि अपनी हिफाजत के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार होना चाहिए। मैं महसूस कर रहा हूँ, गोपीनाथ हड़बड़ा कर बोला। शट अप, सुनील बोला। शीला को रिवॉल्वर दो। गोपीनाथ ने हिचकिचाते हुए जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसे शीला की तरफ बढ़ा दिया। रिवॉल्वर ले लो शीला, सुनील बोला। मैं क्या करूँ इसका? शीला हड़बड़ाकर बोली। ले लो, तकिए के नीचे रखने के काम आएगी। इसमें से एक गोली चली हुई है शीला, गोपीनाथ बोला। सुनील ने। गोपी, सुनील बीच में बोल पड़ा। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। गोपीनाथ ने दांत भींच लिए। शीला, जैसा कि मैंने अभी कहा, सजनानी, सुनील गोपीनाथ की ओर संकेत करता हुआ बोला, तुम्हारी हिफाजत के लिए बहुत चिंतित है। इसने किसी और लड़की से शादी कर ली है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये तुम्हारा हितचिंतक नहीं रहा। तुम अपनी हिफाजत कर सको इसलिए इसने तुम्हें ये रिवॉल्वर दी है। रिवॉल्वर के बारे में पूछे जाने पर तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं। तुम बेहिचक कह सकती हो कि रिवॉल्वर तुम्हें सजनानी ने दी है। क्यों सजनानी? हाँ, गोपीनाथ हड़बड़ाकर बोला। हाँ। गुड, सुनील बोला। शीला, अगर पुलिस यहाँ आकर तुमसे उस रिवॉल्वर की मांग करे जो तुम्हें सजनानी ने दी है और तुम पुलिस को ये रिवॉल्वर सौंप दो तो तुम क्या समझती हो कि तुमने कोई गलती की होगी? नहीं, शीला बोली। वेरी गुड, तुम्हारी जानकारी के लिए इस रिवॉल्वर में एक खाली कारतूस है, लेकिन वो गोली किसने चलाई है तुम्हें नहीं मालूम। जब ये रिवॉल्वर तुम्हें सौंपी गई थी तभी इसमें से एक गोली चली हुई थी। तुम्हें नहीं मालूम कि वो गोली किसने चलाई, क्यों चलाई। अगर पुलिस इन सवालों का जवाब तुमसे मांगे तो तुम कह देना कि इस बारे में वे सजनानी से बात करें जिसने कि तुम्हें ये रिवॉल्वर दी है। ओके? शीला ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिला दिया। थैंक यू, चलो सजनानी। दोनों वहाँ से बाहर निकल गए। रिवॉल्वर उपेक्षित सी कमरे के बीच में पड़ी मेज पर पड़ी थी। पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। सीढ़ियों के रास्ते वे नीचे पहुंचे। वे बाहर की तरफ बढ़े। तभी बाहर सड़क पर खड़ी गोपीनाथ की मर्सिडीज कार के पीछे एक पुलिस की जीप आकर खड़ी हुई। सुनील ने गोपी की बाहें पकड़कर उसे वापस खींच लिया। दोनों झपटकर सीढ़ियों से परे खड़े एक खंबे की ओट में हो लिए। जीप में से इंस्पेक्टर प्रभुदयाल नीचे उतरा। वो इमारत में दाखिल हुआ
और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। बच गए, सुनील गहरी सांस लेकर बोला। सुनील साहब, गोपीनाथ बोला, आप ये बार बार मुझे सजनानी क्यों कह रहे थे? क्यों? सुनील ने उसे घूर कर देखा। सजनानी नहीं हो क्या तुम? वो तो मैं हूँ, लेकिन आपने तो हमेशा मुझे गोपी कहकर पुकारा है। क्या ऐसा कोई कानून है कि अगर मैं पहले तुम्हें गोपी कहकर पुकारता था तो अब मैं तुम्हें सजनानी कहकर नहीं पुकार सकता? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। जब मैं नहीं समझ पा रहा हूँ तो तुम ही समझाने की कोशिश छोड़ दो। लेकिन बाहर जाकर अपनी कार पर सवार हो जाओ, वापस अपने दफ्तर पहुँचो और भगवान से प्रार्थना करो कि अभी जो इंस्पेक्टर यहाँ आया है उसका ध्यान तुम्हारी कार की तरफ ना गया हो। इतनी बड़ी मर्सिडीज गाड़ी की तरफ उसका ध्यान अगर नहीं गया तो वो ज़रूर अंधा होगा। अंधा ही तो नहीं है वो, सुनील चिंतित स्वर में बोला। आप कैसे जाएंगे? मैं चला जाऊंगा, तुम फुटो। गोपी इमारत से बाहर निकल गया। सुनील पूर्ववत खंबे के पीछे छुपा खड़ा रहा। 2 बजे सुनील के केबिन में उसकी मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। लाइन पर मनोरमा थी। सुनील, वो घबराए स्वर में बोली, यहाँ पुलिस आई हुई है। किस लिए? सुनील ने पूछा। ऑफिस की तलाशी के लिए। उनके पास सर्च वारंट है। वे कहते हैं कि मनोहर लाल के कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं, तुम उन्हें तलाशी लेने दो। अपना काम निपटा कर जब वे लोग चले जाएं तो मुझे दोबारा फ़ोन करके बताना कि उनके हाथ क्या लगा। ओके। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने अर्जुन को बुलाया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कुछ पता लगा? सुनील ने पूछा। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूँ गुरुजी, अर्जुन बोला। वहाँ जाने से पहले तुम यूथ क्लब चले जाओ। अब तक रमाकांत जाग गया होगा। उसका पुलिस हेडक्वार्टर पर एक सोर्स है जिसके माध्यम से मनोहर लाल के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में हमें ज़्यादा आसानी से मालूम हो जाएगा। ठीक है। और मनोहर लाल के कत्ल की कहानी उसे सुना देना और उसे कहना कि मैंने कहा है कि वो मनोहर लाल के बारे में कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश करे। उसे ये बताना मत भूलना कि मनोहर लाल मूल रूप से विशालगढ़ का रहने वाला है और या तो खुद जराइम पेशा आदमी है और या जराइम पेशा आदमियों से उसका गठजोड़ है, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि आज से 6 महीने पहले गोविंद ज्ञानचंदानी नाम के एक आदमी का जो कत्ल हुआ था वो या तो मनोहर लाल ने खुद किया था और या किसी से करवाया था। ओके। मुझे मालूम हुआ है कि कल रात मनोहर लाल की हत्या के वक्त के आसपास एक युवती होटल के पिछवाड़े का लोहे की सीढ़ियों के रास्ते नीचे उतरती देखी गई थी। बाद में वो एक आदमी के साथ एक कार में सवार हो गई थी और वहाँ से विदा हो गई थी। पुलिस के पास इस घटना का एक चश्मदीद गवाह है जिसने एक युवती को साफ साफ देखा था, लेकिन आदमी को ये शायद साफ नहीं देख पाया था क्योंकि आदमी कार के भीतर था। आपको कैसे मालूम गुरुजी? नेवर माइंड दैट। तुम रमाकांत को कहना कि वो अपने पुलिस हेडक्वार्टर वाले उसी सोर्स से मालूम करे कि वो चश्मदीद गवाह कौन है। ओके। और ये लो। सुनील ने एक 2 का नोट और एक अट्ठन्नी निकालकर अर्जुन के सामने रख दी। ये क्या? स्कूटर में पूरा 2 लीटर तेल नहीं आ सकता था। जो कसर रह गई थी ये उसकी कीमत है। गुरुजी, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ। क्या हाँ? मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ गुरुजी, आप तो ही। अर्जुन फौरन वहाँ से उठकर भाग गया। तभी फ़ोन की घंटी दोबारा बज उठी। इस बार लाइन पर शीला थी। सुनील, वो बोली, यहाँ पुलिस आई थी। अच्छा। वो रिवॉल्वर तो पुलिस के हाथ पड़ गई। आई सी। तुम्हारे जाते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। फ्लैट की घंटी बजी थी तो मैंने समझा था कि तुम ही वापस आए थे, इसलिए मेज़ पर पड़ी रिवॉल्वर को मैं कहीं छुपा भी नहीं पाई थी। जो पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ आया था उसने आते ही मेज़ पर से रिवॉल्वर उठा ली। उसने रिवॉल्वर की नाल को सूंघा था, फिर उसका चैम्बर खोलकर भीतर झांका था और फिर वो लगा मुझसे पूछने कि वो रिवॉल्वर मेरे पास कहाँ से आई। तुमने क्या बताया? वही जो सस्ता। मैंने कहा वो रिवॉल्वर मुझे सजनानी ने दी थी। उसने ये नहीं पूछा कौन से सजनानी ने, बाप ने या बेटे ने? नहीं। और उसने पूछा कि मैं सजनानी से आखिरी बार कब मिली थी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा आज ही वो मेरे फ्लैट पर आया था। और बस। शीला, वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत होशियार है। तुम्हारे फ्लैट में उसे बड़े अप्रत्याशित ढंग से वो रिवॉल्वर मिल गई थी, इसलिए उसने तुम्हें ज़्यादा नहीं कुरेदा। लेकिन वो दोबारा लौटेगा और दूसरी बार वो तुमसे बहुत खोद कर बातें पूछेगा। मेरे ख्याल से तुम कुछ अरसे के लिए अपने फ्लैट से कहीं चली जाओ तो ये तुम्हारे लिए और सजनानी के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन मेरे यूँ एकाएक फ्लैट से कहीं चले जाने का पुलिस गलत मतलब नहीं लगाएगी? गलत मतलब तो वो तुम्हारी हर बात का लगाएगी। फिर इस बात की क्या चिंता करती हो? और फिर पुलिस ने तुम पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई है। तुम एक आध दिन के लिए अगर अपनी किसी सहेली के पास चली भी गई तो इसमें आफत क्या आ गई? ओके, मैं ऐसा ही करती हूँ। और सुनो, हाँ, कल जब तुम पिछवाड़े के रास्ते से होटल से बाहर निकली थी तो क्या तुमने अपने पीछे गली में किसी को देखा था? नहीं, मैं तो बहुत बौखलाई हुई थी। अगर मेरे पीछे कोई रहा भी होगा तो मुझे खबर नहीं लगी होगी,
क्योंकि मैंने तो पीछे घूमकर देखा ही नहीं था। ऊपर से मैं जल्दी से जल्दी उस इलाके से निकल जाने की कोशिश में थी। ओह, क्यों, बात क्या है? किसी ने तुम्हें पिछवाड़े की सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गली में आते देखा था और वो बात पुलिस को भी मालूम हो चुकी है। ओह माय गॉड, लेकिन लगता है उन्हें अभी ये नहीं मालूम कि वो लड़की तुम थी, इसलिए फिलहाल चिंता मत करो, आगे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, वो मरे स्वर में बोली। और सुनो, बोलो, तुमने उस रिवॉल्वर का क्या किया जो सजनानी ने तुम्हें दी थी? मैंने बताया तो है, अभी अभी उसे पुलिस ले गई है। अरे मैं बेटे के नहीं बाप की रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ। मैं उस रिवॉल्वर की बात कर रहा हूँ जो कल रात कन्हैयालाल सजनानी ने तुम्हें दी थी। ओ वो, उसे तो मैंने गायब कर दिया। कहाँ गायब कर दिया? एक ऐसी जगह पर जहाँ से वो किसी के हाथ नहीं लग सकती। पुलिस के हाथ बड़े लंबे होते हैं। होते होंगे, लेकिन सजनानी साहब वाली रिवॉल्वर अब किसी के हाथ नहीं लग सकती। मैं चाहूँ तो खुद मेरे हाथ भी नहीं लग सकती वो। पक्की बात? हाँ, फिर ठीक है। तभी बीच में रेणु की आवाज़ आई। सोनू, ज़रा जल्दी बात करो, तुम्हारी और कॉल है। ओके, सुनील बोला। शीला, मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, मुझे अपनी खोज खबर देती रहना। अच्छा, संबंध विच्छेद हो गया। सुनील रिसीवर कान से लगाए रहा। एक खटाक की आवाज़ हुई और फिर उसके कान में मनोरमा की आवाज़ पड़ी। सुनील, मैं मनोरमा बोल रही हूँ। बोलो मनोरमा। पुलिस तलाशी लेकर गई है, कुछ हाथ लगा उनके? ना, पुलिस वाले बेचारे बड़े मायूस होकर यहाँ से गए हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन सुनील, सजनानी साहब के दफ्तर की बड़ी खराब खबर है मेरे पास। क्या? दफ्तर ऐसे खस्ता हाल में है कि मैं बयान नहीं कर सकती। पता नहीं मंगला जैसी लड़की के साथ सजनानी साहब अब तक गुजारा कैसे करते रहे। उसे तो लगता है या तो आता कुछ नहीं था या उसे काम की परवाह नहीं थी और वो जानबूझकर कुछ नहीं करती थी। बात क्या है? तो दोस्तों, ये था खाली कारतूस नोवेल का पार्ट 3। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।